नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बुआई से पूर्व धान के बिचड़ों का करें उपचार। जर्दालू आम की खेती कर भागलपुर के अशोक कुमार ने पाई सफलता। और मिट्टी की दशा सुधारने में तवेदार हैरो है बेहतर उपकरण। धान के बिचड़ों की बुआई से पूर्व बीजों का उपचार जरूर कर लें। इससे कीट व्याधियों के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। खास करके श्री विधि से लगाई जाने वाली धान के बीज को, जो 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए हमारे किसान भाई व्यवहार करते हैं, तो उस बीज को 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बनडेजिम, जो फफूंद जनित बीमारियों से फसल को बचाता है, इसके लिए बीज उपचार करने के लिए कार्बनडेजिम 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से व्यवहार करेंगे। सामान्य विधि में हमारे किसान भाई एकड़ में करीब 12 किलो बीज का व्यवहार करते हैं, तो हर हाल में बीज को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से उपचारित करेंगे। कई क्षेत्रों में धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे पत्र अंगमारी बीमारी कहते हैं, और यह जिन क्षेत्रों में लगता है प्रायः हर साल लगता है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमारे किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की फफूंदनाशी, ये बैक्टीरियानाशी 10 लीटर पानी में 1 ग्राम, उसकी मात्रा होगी 10 लीटर पानी में 1 ग्राम, और वहाँ 10 लीटर के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो कार्बनडेजिम की मात्रा हो जाएगी 2 ग्राम। तो कार्बनडेजिम 2 ग्राम का 10 लीटर के लिए 20 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम, इस दोनों को मिला के बीज को उसमें डुबा देंगे और 6 घंटे 8 घंटे तक बीज को डुबा के छोड़ देंगे। उसके बाद बीज को निकाल के छाये में सुखा के, अगर सीधी बुआई करनी हो, सीधी विधि से बुआई करनी हो, मतलब सीधे बीज को छींट देना हो और वो खेत मतलब उसमें जो है सीधी बुआई, तो वैसी स्थिति में 6 से 8 घंटे तक बीज को छाया में सुखा के ही बुआई करनी चाहिए। दलहनी फसलों में अरहर का महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ अरहर की बुआई के लिए उन्नत प्रभेद हैं बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और माल 13। आम की खेती लाभदायक व्यवसाय है। खासकर भागलपुर का जर्दालू आम देश विदेश में लोकप्रिय है। कुछ ऐसा ही नाम कमा रहे हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अशोक कुमार चौधरी। ये जर्दालू आम की खेती कर देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मुख्य रूप से जर्दालू और मालदा का खेती ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मालदा का खेती है, उसके बाद जर्दालू का खेती है। यहाँ के जर्दालू आम में यह चूँकि काली दोमट मिट्टी है, इसमें खास सुगंध और ख़ास स्वाद आता है इस आम में। और जर्दालू आम में यह खासियत है कि इस आम को अगर अधिक से अधिक भी आदमी खा ले तो पचने में बहुत आसान होता है। काफ़ी स्वादिष्ट, मीठा और पचने में सुपाच्य आम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, गांव से लेकर शहर तक, इसलिए यह आम काफ़ी विख्यात है। इसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं इस आम को। यह है तवेदार हैरो, जो इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय है। यह उपकरण घास फूस और जड़ों को काटकर मिट्टी की दशा सुधारने के लिए उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। यह मिट्टी को काटकर भुरभुरा करके समतल बनाता है। यह ढैंचा को पलटने के लिए भी एक उपयोगी यंत्र है। गेंदा फूल की अधिक उपज के लिए सिंचाई पर ध्यान देना आवश्यक है। फरवरी से मार्च माह में लगाई गई फसल को जून के हर सप्ताह में 2 बार सिंचाई अवश्य करें। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत चलते हैं महावीर मंदिर पटना जंक्शन के फूल मंडी और जानते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों के दाम। गेंदा का रेट है 10 रुपये, रजनीगंधा 2 रुपये है, 200 रुपये सैकड़ा हुआ। अच्छा, बुके हुआ आपको साधारण वाला बुके है 100 रुपये, डमरू है 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और मग वाला बुके है 150 रुपये। लाल गुलाब, कलकत्ती गुलाब 2 रुपये है और टाटा गुलाब है 10 रुपये।
और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरे चारे का परिसंरक्षण कैसे किया जाए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नालंदा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत करने वाले हैं दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का साल भर कैसे परिसंरक्षण किया जाए। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हरा चारा हमारे दुधारू पशुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हरा चारा किसी भी डेयरी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हरा चारा में खनिज लवण, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, खनिज लवण जिसको कहते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि पशु के स्वस्थ रहने के साथ साथ उसकी दूध उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। अगर हम हरे चारा साल भर अगर नहीं देते हैं, बदले में अगर हम भूसा पुआल वगैरह देते हैं, तो जो अधिक दूध देने वाली गाय है उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ उसके दूध उत्पादन पर भी असर पड़ता है। क्योंकि जो भूसा और सूखा चारा है उसमें है सो बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन्स, खनिज लवण, है ना, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए है सो कि दुधारू पशुओं को साल भर है सो कैसे हरा चारा दें, उसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने है सो हरे चारे की संरक्षण करने की विधि अपनाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि वैज्ञानिकों ने हरा चारा संरक्षित करने की विधि अपना रही है, लेकिन जैसे जून का महीना चल रहा है और इसके बाद जाहिर सी बात है हरा चारा की उपलब्धता कम हो जाएगी किसान भाइयों के लिए। तो ऐसे में वो किस विधि से हरा चारा को साल भर के लिए परिसंरक्षित कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि साल भर हरा चारा को संरक्षित करने की विधि को हम साइलेज के रूप में जानते हैं। जनरली क्या होता है कि मई और जून महीने में और साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में हरे चारे की कमी मुख्य रूप से पशुपालकों को, डेयरी व्यवसायियों को होती है। लेकिन सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे हम लोग है सो फरवरी मार्च में और सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम दलहनी फसलों का पर्याप्त मात्रा में हरा चारा का उत्पादन करते हैं। और उस समय जो हमारे पास अतिरिक्त हरा चारा है उसको अगर हम संरक्षित करें तो निश्चित रूप से है सो हमारे पशुओं के लिए वरदान होगा, पशुपालकों के लिए वरदान होगा। क्योंकि अगर हम उस समय हरे चारे को परिसंरक्षित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दूध उत्पादन ही केवल नहीं बढ़ेगा, बल्कि पशुधन का स्वास्थ्य और किसानों के चेहरे पे खुशहाली भी आएगी। लेकिन जहाँ तक साइलेज बनाने का सवाल है, तो साइलेज जो है किसको कहते हैं? साइलेज बहुत ही सिंपल वर्ड है कि कैसे है सो हरे चारे को हम कौन सी विधि अपनाएं जिसको हम गर्मी के दिनों में या जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है तब हम है सो हरे चारे को, जब कमी हो तो उस समय हम हरे चारे को है सो पशु को दें, जिससे कि दूध उत्पादन और उसका स्वास्थ्य बना रहे। जैसे जहाँ तक साइलेज बनाने का सवाल है, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस प्रकार का उस फसल है सो चुनना है, किस तरह का क्रॉप को हमको ध्यान में रखना है, उस पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि साइलेज बनाने के लिए कौन कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए, और हम ये जानना चाहेंगे कि साइलेज बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में काटना चाहिए।
जिससे किसान भाइयों को और जानकारी हो इस संबंध में, तो वो और अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें? जैसा कि मैंने बताया मैडम कि फसल जो होना चाहिए वो मक्का, जौ, जय और बाजरा, ज्वार बाजरा का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी सावधानी बरतना है कि जब फसल का चुनाव किस अवस्था में कटाई करें। तो कटाई निश्चित रूप से फसल में जब दूध का निर्माण हो रहा था, दाने बनने लगते हैं, बनने की स्थिति में जब होता है उसी समय हम फसल को फसल जिसके चारा बना साइलेज बनाया जाएगा उसी फसल को उसी समय काटना है। तो उस समय करीब क्या होता है कि 60 से 65% तक उसमें नमी होती है, जिसको मॉइस्चर कहते हैं। अगर उतना नमी नहीं होगा तो हमें साइलेज बनाने में कठिनाई होगी। अगर कम दाना बन जाता है तो उसमें है सो सेकुलेंट्स की मात्रा कम जाएगी, जिससे कि क्या है उसमें अच्छे गुणवत्ता का साइलेज नहीं बनेगा। अगर हम उसके पूर्व में अगर हम फसल की कटाई कर लेते हैं, मान लीजिए कि दूधिया निर्माण होने से पहले अगर हम चारा फसल को काट लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा 70% से अधिक हो जाएगी, जिससे क्या है कि अगर हम उससे साइलेज बनाएंगे तो हो सकता है उसमें फंगस लग जाए, और फंगस लगने के दौरान उसमें है सो वो बहुत सारे प्यूट्रिड फ्लेवर है सो है ना उसमें आ जाएगा, जिसको पशु है सो निश्चित रूप से नहीं खाएगा, और उससे आपकी काफ़ी क्षति हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो है ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में चारे को काटें जब दूधिया का निर्माण हो रहा है, और मतलब मैच्योर होने से करीब 15 से 20 दिन के बीच में आप उस फसल को काट सकते हैं, और उसका कुट्टी काट करके आप है सो साइलेज के रूप में जैसे विधिवत है उसको आप बना सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद पुनः एक बार स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें आज हम बातचीत कर रहे हैं दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरा चारा का परिसंरक्षण। अच्छा डॉक्टर साहब, साइलेज बनाने के लिए क्या कुछ खास जगह का चुनाव करना होता है? अगर ऐसा है तो कैसा जगह उसके लिए चुनना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले साइलेज निर्माण में वैसे जगह का चुनाव करना है जो भूमि से ऊपर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या साइलेज बनाने के लिए कुछ विशेष जगह की व्यवस्था करनी होती है? अगर ऐसा है तो किस तरह की जगह का चुनाव किसानों को करना चाहिए? निश्चित रूप से जो किसान भाई हैं और डेयरी के जो किसान हैं उनको है सो जगह साइलेज बनाने में बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा सक्सेस करना है अगर, तो उसमें बहुत बड़ा कारण है कि आप वैसे जगह पे साइलेज का निर्माण कराएं जो भूमि तल से ऊपर हो, है ना। अगर उसमें किसी तरह का सीपेज हो जाता है तो निश्चित रूप से साइलेज पूरा ख़राब हो जाता है। दूसरी बात है कि साइलेज बनाने का स्थान यथासंभव आपके डेयरी का जो फार्म है उसके नज़दीक होना चाहिए। और साइलेज बनाने में वैसे जगह अगर मिलती हैं जहाँ पे भूमि का पानी का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे हो, तो वैसे जगह का अगर चुनाव करते हैं तो अति उत्तम है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वर्षा के दिनों में या अन्य दिनों में अगर बारिश पड़ती है और जल लेयर ऊपर आता है
तो उससे साइलेज है सो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उसको ऊंचे स्थान पे निश्चित रूप से बनाना चाहिए। अगर संभव हुआ तो ज़मीन में वाटर लेयर जहाँ पे कम हो, है ना, वहाँ पे उस जगह का चुनाव करें। और पशुशाला के बगल में अगर साइलेज बनाते हैं तो निश्चित रूप से पशुपालकों को समय की और पशु को खिलाने में भी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। जी बिल्कुल। यानी कि ऊंचे स्थान का चुनाव करें साइलेज बनाने के लिए, जहां पानी जो है वो कम हो, वैसे जगह पर साइलेज बनाने के लिए आदमी को जगह की चुनाव करनी चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी विधियां होती हैं साइलेज बनाने की, और खासकर अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी होगी? सबसे पहले जो साइलेज बनाते हैं वो अपने बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बिहार भी जो सिचुएशन है वो हरियाणा पंजाब के जैसा ही माना जाता है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे क्या है, पंजाब हरियाणा में देखेंगे कि आप वहाँ पे पिट सैलो बनाते हैं या फिर ट्रेंच सैलो बनाते हैं। पिट सैलो का मतलब है कि वो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद देते हैं। ऊंचे स्थान का चुनाव करने के बाद वो गड्ढा खोदते हैं, जितना मात्रा में आपको साइलेज बनाना है उसी के अनुसार वो गड्ढा खोद देते हैं। और गड्ढा खोदने के बाद उसमें है सो पुआल वगैरह डालते हैं, पुआल वगैरह डालते हैं नीचे ताकि पूरी तरह सूख जाए। और उसके बाद उसमें पॉलीथीन लेयर वगैरह बिछाते हैं। पॉलीथीन का लेयर बिछा करके अच्छी तरह से, उसके बाद उसमें क्या है, जो हरा चारा जैसा मैंने बताया उस अवस्था का काटा हुआ, अच्छी तरह से एक यूनिफॉर्म काटा हुआ उसमें डाल देते हैं और दबाते हैं, पूरी तरह दबाते हैं ताकि किसी तरह का एयर उसमें ना हो, कहीं से किसी तरह का पानी का तो बिल्कुल ही सोचा ही ना जाए, किसी तरह का लीकेज नहीं हो। और पानी की हवा जो है पूरी तरह निकाल देना है। उसके बाद क्या है, उसको ऊपर से ढक देना है ना। वहाँ पे या तो पॉलीथीन के ऊपर से ढक दें, पॉलीथीन को पूरी तरह से टाइट सील कर दें, और उसके ऊपर हो सके तो गोबर वगैरह या मिट्टी वगैरह का लेप लगा के पूरी तरह हवा अंदर बिल्कुल ही नहीं जाए, पानी तो दूर की बात है, हवा तक भी उसमें समावेश नहीं होना चाहिए। और एक बनाते हैं ट्रेंच सैलो, जिसमें क्या है कि भूमि के ऊपर ही बनाते हैं और उसमें है सो कोठी टाइप, जैसे बिहार में कोठी अन्न को रखने के लिए बनाया जाता है, उसी तरह से कोठी में भी बना करके उसमें ऊपर में डाल करके मैंने उसको कुट्टी के रूप में जैसे काटते हैं, उसी तरह से इसके हरे चारे को छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसको ट्रेंच जो सैलो है, जो भूमि के ऊपर ट्रेंच टाइप का जो होता है, उसमें डाल दें। और उसमें पूरी तरह फिर उसी तरह से पूरी हवा निकाल करके पूरी तरह दबा करके नीचे पॉलीथीन बिछा करके कुट्टी बिछा करके उसके बाद चारों तरफ है सो पॉलीथीन लगा के ऊपर से पॉलीथीन लगा करके बढ़िया से दाब दें, ताकि फिर उसी तरह से उसमें हवा की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं हो और साइलेज आप बना सके। लेकिन अभी क्या है, चूँकि किसानों के पास जगह की कमी होते जा रही है और वो अपनी सुविधा अनुसार साइलेज बनाना चाहते हैं, तो अभी है सो बहुत ही अच्छा तरह का एक प्लास्टिक बैग है ना, वो है सो कि बाज़ार में मिल रहा है, जो बहुत अच्छी तरीके से उसमें साइलेज बना करके 5 टन 10 टन 1 टन का बैग उपलब्ध है मार्केट में। उसमें आप साइलेज है सो बना सकते हैं। उसमें क्या है कि साइलेज को बोरे में भर करके, है ना, बोरे में भरने के बाद पूरी तरह एयर टाइट कर देना और उसके बाद पूरी तरह से उसकी सिलाई करके रख देना है। और जब आपको साइलेज खिलाना हो तो आप जानते हैं कि 30 से 35 दिन के बाद ही आप उसको खिला सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मई जून में आपको कमी होती है तो आप उस समय मैंने उसको निकाल करके पशु को, है ना, 45 दिन 60 दिन 2 महीने के बाद तक भी आप उस चारे का उपयोग लगातार कर सकते हैं। बस सावधानियां बरतना है कि जब साइलेज आप जब निकालें तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी तरह का फफूंद वगैरह लगा हुआ नहीं है, फंगस नहीं लगा हुआ, तो वो जो साइलेज बना हुआ चारा है वो निश्चित रूप से पशु के लिए उपयोगी होगा। और अगर फफूंद लगा हुआ है तो कदापि उस तरह का जो है दुधारू जानवर को बिल्कुल ही नहीं दें, नहीं तो उसके परिणाम गलत होंगे। और उसके बाद आप है सो जैसा कि आपको ज़रूरत हो कि 35 दिन के बाद 40 दिन 50 दिन के बाद आप उसको अगर दाने के साथ मिला करके देते हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे क्या है कि अगर आप उसको पहले निकाल लें 10-15 मिनट में गंध चली जाएगी। अगर दुधारू पशु को पहला बार अगर साइलेज खिला रहे हैं तो वो थोड़ा खाने में चाव से नहीं खाती है, लेकिन अगर आप उसको लगातार देते जाएंगे तो वो बहुत ही चाव से खाएगी। जैसा कि मैंने अभी हरियाणा पंजाब
महाराष्ट्र में देखा और हैदराबाद में भी, वहाँ पे बड़े स्तर पे पशुपालक है सो डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं और काफ़ी सुखी संपन्न इसलिए हैं क्योंकि वो गर्मी के दिनों में और जब हरे चारे की कमी होती है तो वो हरे चारे को साइलेज बना करके पशुधन को देते हैं, दुधारू पशुओं को देते हैं, जिससे उनका दूध की मात्रा भी बनी रहती है, दुधारू पशु भी स्वस्थ होता है, दूध उत्पादन भी बड़ा ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो हमारे प्रदेश की तुलना में वो काफ़ी संपन्न है। अच्छा, मैं आग्रह करूंगा कि आप किसान जो पशुपालक हैं वो निश्चित रूप से इस विधि को अपना करके आप है सो पशुधन से, डेयरी से मैक्सिमम धन उपार्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हमने बातचीत की दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरे चारे का परिसंरक्षण, और उम्मीद करती हूँ आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो बहुत उपयोगी और लाभकारी साबित होंगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, यदि वो इसको अपनाते हैं तो। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें।
तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।